Welcome to Smart School Kids on your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है मी चंद्रावर गेलो तेव्हा, कविता नंबर 7, मराठी 6 स्टैंडर्ड। और इस कविता को हम समझने वाले भी है और इसके साथ हम बाकी के इसके क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं। तो चलो पहले रीड करते हैं इस कविता को और समझते हैं इसका अर्थ। उससे पहले आप हमारी ई-लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, sports@fallensports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल और बाकी साइट्स, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना। तो करते हैं आज के वीडियो को शुरुआत। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा। आजकल तो यह सब्जेक्ट काफ़ी चर्चा में चल रहा है क्योंकि चांद पे सब कोई जा रहा है। तो भारत का चंद्रयान 3 भी लगभग चांद पे पहुंचने ही वाला है। तो इसलिए ये वीडियो भी हमारे लिए थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हम भी शायद भविष्य में चांद पे जा सकते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं इस पोएम में क्या क्या लिखा। रीड करते हैं। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा, मतलब चांद पे जब मैं गया। 9था दिवस 9ती रात्र, तो वहाँ पे न दिन थी न रात। प्रकाश आणि अंधाराची रिमझिम होती मात्र। प्रकाश मतलब लाइट और अंधार मतलब जो और डार्कनेस। तो वहाँ पे प्रकाश मतलब अंधेरा और उजाला, इन दोनों की रिमझिम हो रही थी। थोड़े थोड़े से अंधेरा भी दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा सा उजाला भी दिख रहा था, इस तरह से उसको। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा कापूस कापूस झालो। तो जब मैं चांद पे पहुंचा तब मैं कापूस कापूस हो गया, मतलब हल्का हल्का हो गया, बहुत मेरा वजन कम हो गया। तरंगत तरंगत इकडे तिकडे आरामात हिंडलो। तो मैं वहाँ पे तैरने लगा और इधर उधर आराम से घूमने लगा। देखते हैं आगे और क्या कवि ने सोचा है इसमें। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा पृथ्वी उगवली होती। तो जैसे हम अर्थ से देखते हैं कि चांद उगा है, तो अभी वो चांद पे पहुंचा है, इसीलिए वो क्या सोच रहा है कि पृथ्वी उगी है। तो चंद्रावर मी पोचलो तेव्हा पृथ्वी उगवली होती, तिच्या निळ्या चांदण्यात पौर्णिमा हसत होती। तो जैसे चांद की चांदनी में हमें पूर्णिमा दिखती है, वैसे चांद से हमें अर्थ की, जो पृथ्वी की चांदनी है, वहां से उसको वो पूर्णिमा दिख रही है, मतलब पूरी पृथ्वी वहां से चमकीली दिख रही है। ओके। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा ससा बिसा नव्हता। चंद्रावर मी गेलो मतलब चांद पे जब मैं पहुंचा तब वहां पे ससा नहीं था, क्योंकि हम बोलते हैं ना वहाँ चांद के साथ वहाँ पे ससा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे ससा ऐसा कोई नहीं था। आर्मस्ट्रॉन्गच्या पायाचा मोठा ठसा होता। तो आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब कौन, जो अमेरिका का अवकाश यात्री था, तो वहाँ पे अपोलो 11 के रॉकेट में बैठ के चांद पे उतरा था। तो उसके पैरों के निशान अभी भी वहाँ पे है और वही मैं देख रहा था, ऐसा ये कवि बोल रहे हैं। कविता किन्होंने लिखी है, राजम साटम ने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राजम साटम का नाम दिया। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है छोटे बच्चों के लिए। ये थोड़ी सी अजीब है क्योंकि चांद पे जाने के बाद हम क्या देखने वाले हैं और क्या क्या देखा है और क्या कैसा नज़ारा होता है, इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलो थोड़ी सी कविता लय में बोलते हैं ताकि हमें याद रहे। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा 9था दिवस 9ती रात्र, प्रकाश आणि अंधाराची रिमझिम होती मात्र। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा कापूस कापूस झालो, तरंगत तरंगत इकडे तिकडे आरामात हिंडलो। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा पृथ्वी उगवली होती, तिच्या निळ्या चांदण्यात पौर्णिमा हसत होती। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा ससा बिसा नव्हता, आर्मस्ट्रॉंगच्या पायाचा मोठा ठसा होता। आर्मस्ट्रॉंगच्या पायाचा मोठा ठसा होता। छान ती। चला बघूया या कवितेमध्ये आपल्याला नवीन आलेले शब्दार्थ कोणते आहेत। सगळ्यात पहला शब्द कोणता होता, कापूस कापूस होने। तो इसका मतलब क्या है, हल्के हल्के वाटने, तरंगने, मतलब वहां पे तैरना, हल्का हल्का लगना। दूसरा शब्द होता पायाचा ठसा, पावलाच्या खुणा। पावलाच्या खुणा, इथे पावलाच्या खुणा किंवा पावलाची खूण। ओके। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न पहला, प्रश्नाची उत्तरे लिहा। चंद्रावर कविला काय दिसले। तो चांद पे कवि को क्या दिखा, तो क्या दिखा था वहाँ पे, चंद्रावर कविला प्रकाश आणि अंधाराची रिमझिम दिखी थी। बरोबर।
प्रकाश आणि अंधाराची रिमझिम, जैसा अपन पाउस बोलते हो ना रिमझिम थोड़ा थोड़ा, तो वैसा वहाँ पे प्रकाश भी दिख रहा था, लाइट भी दिख रही थी और अंधेरा भी दिख रहा था, इन दोनों की रिमझिम हो रही थी. नेक्स्ट, चंद्रावर गेल्यावर कवीची स्थिती कशी झाली होती? तो कवी कैसे बन गए थे? चंद्रावर गेल्यावर कवीची स्थिती हल्के हल्के होऊन तरंगण्यासारखी झाली होती. वहां पे उनका वजन हल्का हो गया था और वो हवा में जैसे तैरने लगे थे, ऐसी हो गई थी. चंद्रावरून कवीला पृथ्वी कशी दिसली? तर कशी दिसली ती? निळी. बरोबर. चंद्रावरचा ठसा कशाचा होता? तर चंद्रावर ठसा कशाचा होता? नील आर्मस्ट्रॉंगच्या पायाचा ठसा होता. चंद्रावरचा ठसा आर्मस्ट्रॉंगच्या पायाचा होता. ओके, तो ये प्रश्न के उत्तर हमने देखे. नेक्स्ट क्या है देखो, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, कवितात आलेले ससा बिसा, इकडे तिकडे, तरंगत तरंगत, हे शब्द वापरून वाक्य तयार करना है. मतलब यहाँ पे हमें बताना है. तो जैसे ससा, चंद्रावर ससा बिसा नव्हता, मी इकडे तिकडे उडत राहिलो, तरंगत राहिलो, तरंगत तरंगत मी चंद्र फिरलो. तो इस तरह से हम इन्हीं शब्दों का उपयोग करके नए सेंटेंस बना सकते हैं, हमारे वाक्य बना सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना? ओके, देखते क्वेश्चन 3. एखाद्या महिन्यातील पौर्णिमेच्या दिवसाचे निरीक्षण करा व तुमचा अनुभव 5 वाक्यात लिहा. मतलब जब कोई एक महीना रहता है तो उसमें हर महीने में एक पौर्णिमा आती है और एक अमावस्या. तो पौर्णिमा मतलब क्या? जब पूरा चांद हमें दिखता है तो उस दिन को हम कहते हैं पौर्णिमा. संपूर्ण चंद्र जेव्हा दिसतं त्याला आपण पौर्णिमा म्हणतो. बरोबर. मग ह्या पौर्णिमेच्या दिवसात तुम्हाला म्हणजे पौर्णिमेच्या वेळेला तुम्हाला चंद्र कसा दिसतो आणि त्या चंद्राचं वर्णन. मग पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र पूर्ण दिसतो, चंद्राचं चांदणं पृथ्वीवर मोठ्या प्रमाणात पडतं, पण चंद्राच्या उजेडामुळे आपल्याला पृथ्वीवरील वस्तू दिसू लागतात. तो इस तरह से हम उसका निरीक्षण लिख सकते हैं. ठीक है. प्रश्न 4. तुम्हाला चंद्रावर जाण्याची संधी मिळाली तर तुम्ही काय पाहाल? ते 5 वाक्यात लिहा. तो अगर आपको चांद पे जाने की चांस मिली तो आप वहाँ पे क्या देखोगे या क्या करोगे? तो वो आपको 5 वाक्य में लिखना है. ठीक है. तो ये आप आपकी सोच है, आप ज़रूर लिखना आपको क्या करने के लिए अच्छा लगेगा, तो वो उसमें लिखना है. यहाँ पे प्रश्न 5. ससा बिसा या शब्दात जसा ससा हा अर्थपूर्ण शब्द आहे तर बिसा या शब्दाला अर्थ नाही, अशा प्रकारचे खालील जोड शब्द बघा. मतलब यहाँ पे ससा शब्द का तो मीनिंग है, ससा मतलब क्या है? खरगोश, रैबिट, करेक्ट. लेकिन बिसा शब्द का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो शब्द एक मैच होना चाहिए, इसलिए ससा बिसा. जैसे हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश विंग्लिश, तो इंग्लिश का मीनिंग है लेकिन इंग्लिश का कुछ मीनिंग नहीं है. वैसे ही यहाँ पे कुछ शब्द दिए, जैसे उपास तापास, तो उपास का मीनिंग है उपवास जो हम भगवान के लिए रखते हैं. करेक्ट. यहाँ पे टंगल मंगल, तो टंगल मतलब थोड़ी सी मस्ती, लेकिन मंगल का कोई मीनिंग नहीं. शीरा बीरा, तो यहाँ पे शीरा मतलब खाने की चीज़ है, पता है ना, वो रवे से बनता है वो, लेकिन बीरा मतलब नहीं. शेती एग्रीकल्चर, भाती कुछ मीनिंग नहीं. आर्धा मुर्दा, बारीक सारिक. तो पहला शब्द मीनिंगफुल होता है और दूसरा शब्द का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन वो राइमिंग वर्ड बनाने के लिए और कुछ हमें कानों को अच्छा सुनाई देने के लिए इस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं. तो खास करके मराठी में ये शब्द थोड़े से ज़्यादा दिखाई देते हैं, है ना. दगड बिगड, झाड बीड, जाडा बरडा, घर बीर, गोड धोड, शेजारी पाजारी, आडवा तिडवा, भांडी कुंडी. तो ये सारे शब्द है. ओके. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 6. कापूस होणे म्हणजे हल्के फुलके होणे यासारखे शब्द समूह शोधा व लिया. तो जैसा उन्होंने कापूस होणे मतलब हल्का होना ये बताया, तो इसी प्रकार के कुछ और शब्द है तो वो ढूंढ के आपको यहाँ पे लिखने हैं. ओके. आगे देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिए, खालील वाक्य वाचा. मोर शब्दाऐवजी सर्वनामे वापरून लिया. तो सर्वनामे मतलब क्या होता है? नाम के बदले में, नामाच्या ऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम म्हणतात. नाम म्हणजे काय? जसं इथे मोर सुंदर आहे, तो ये पहला वाक्य दिया है. तो बार यहाँ पे देखो दूसरा वाक्य में क्या दिया है? मोर राष्ट्रीय पक्षी आहे. तो यहाँ पे मोर के ऐवजी हम क्या लिख सकते हैं? तो. करेक्ट. तो राष्ट्रीय पक्षी आहे. तो ये जो तो लिखा है कि मोर के बदले में, मोर नहीं लिखना है, हमें तो लिखना है. तो ये तो जो लिखते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम, क्योंकि मोर जो शब्द है वो नाम है और नाम के बदले में जो हम लिखेंगे, नावाच्या ऐवजी जो शब्द लिहिणार त्याला म्हणणार आपण सर्वनाम. ओके.
तो दूसरा देखते हैं, मोराचा पिसारा सुंदर असतो। तो यहाँ पे मोराचा नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, त्याचा। तो ये चा वहाँ वहाँ वही से लेना है और वहाँ पे लिखना है त्या। तो ये बन गया सर्वनाम। मोराच्या डोक्यावर तुरा असतो, तो मोराच्या नहीं लिखेंगे, त्याच्या डोक्यावर तुरा असतो। तो यहाँ पे लिखेंगे त्याच्या। मोर पावसाची चाहूल लागताच थुई थुई नाच करतो, तो यहाँ पे मोर नहीं लिखेंगे, तो पावसाची चाहूल लागताच थुई थुई नाच करतो। तो ये सारे क्या है, सर्वनाम है। ओके, लास्ट है, मोराला रंगीबेरंगी पिसारा असतो, तो हम लिखेंगे त्याला, त्याला रंगीबेरंगी पिसारा असतो। तो यहाँ पे बार बार मोर मोर, मोराला, मोराचा, मोराच्या, मोराला, ये सारे शब्द यूज करने के बदले में हम उसको सर्वनाम देंगे और वहाँ पे लिखेंगे तो राष्ट्रीय पक्षी आहे, त्याचा पिसारा सुंदर असतो, त्याच्या डोक्यावर तुरा असतो, तो पावसाची चाहूल लागतोच थुई थुई नाचतो आणि त्याला रंगीबेरंगी पिसारा असतो। तो इस तरह से हम सर्वनाम यूज करके वो आसान वाक्य बना सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। खालील वाक्यातील रिकाम्या जागी कंसातील योग्य सर्वनामे लिहा। यहाँ पे फिर से सर्वनाम दिए हैं, तो वो सर्वनाम कौन से उसको सूट हो सकते हैं ऊपर के सेंटेंस को। जैसे दिया है डैश बाजारातून भाजी आणूया, तो देखो यहाँ पे तुम्ही बाजारातून भाजी आणूया, सही लग रहा है? नहीं। आपण बाजारातून भाजी आणूया, तो ये सही लग रहा है। आम्ही बाजारातून भाजी आणूया ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, आपण। तो यहाँ पे लिखना है आपण। ओके, आज डैश खूप गाणी गायली, तर आज तिला खूप गाणी गायली, बरोबर है? नहीं। आज ती खूप गाणी गायली, ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे आज आम्ही खूप गाणी गायली, तो आम्ही, तो यहाँ पे आम्ही आ सकता है, ये ज्यादा सूट करता है। क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे तीने होता, आज तिने खूप गाणी गायली, तो वो चलता था। यहाँ पे आम्ही, ठीक है। रमेश ने आईला जेवायला वाढले, तो रमेश ने तिला और आईला दोनों एक साथ आ सकते क्या? नहीं। रमेश ने त्याला आईला जेवायला वाढले, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, रमेश ने स्वतः आईला जेवायला वाढले, तो उसने खुद से आई को खाना के लिए परोसा। ओके, तो ये सारे सेंटेंस है। ओके, तो मुझे लगता है आज का हमारा नहीं है। यहाँ पे और एक शब्द दिया है, भाषेची ओळख, मतलब और मराठी को कैसे अच्छे से हम समझ सकते हैं। मराठी भाषेत च आणि ज ही दोन अक्षरे अशी आहेत की त्यांचे उच्चार भिन्न भिन्न केले जातात। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग किए जाते हैं। ये दो अक्षर ऐसे हैं जिनके दो अलग अलग उच्चार होते हैं, च और ज। तो यहाँ पे क्या है उच्चार, वो दिए गए आगे। तो कुछ शब्दों में च चा उच्चार च सारखाच होतो, तो आणि काही शब्दांमध्ये च मतलब च आधा और उसको य, इस तरह से च ऐसा उच्चार करते हैं। तो वो कौन से शब्द है आगे देखेंगे। उसी प्रकार ज चा उच्चार ज आणि ज असा होतो। तो खालील शब्द वाचा। तो यहाँ पे देखो च, 14, तो यहाँ पे च जैसा ही उच्चार किया है। चौक, चाक, चावणे, चूल, तो यहाँ पे च जैसा ही उच्चार किया है, च सारखाच उच्चार केला। पण इथे चहा नहीं बोलत, अपन क्या बोलते चहा, मतलब यहाँ पे य का उच्चार होता है थोड़ा सा, तो इसलिए चहा। चार, चक्र, ऐसा नहीं बोलते, चक्र नहीं बोलते, चक्र। चिंधी, चिमनी। ओके, तो यहाँ पे ये जो च है उसका उच्चार हम च और य इन दोनों को मिला के जो बनता है च, उस वैसा करते हैं। सिमिलर यहाँ पे ज का भी है, जगणे, जाग, मांजर, जोरात, जुना। तो यहाँ पे जग नहीं बोलेंगे हम, जग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जग। जादू, जेवण, जीना, वजीर। तो यहाँ पे वजीर ऐसा नहीं बोलते, वजीर। ओके, तो ये दो ही अक्षर है जिनका उच्चार थोड़ा सा अलग होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो ज और ज, उसी प्रकार च और च। ओके, समझ में आया? ओके, तो चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं हमारी ये पोएम। हमने भी एक कविता बनाई है, चांदोबा तू असा रे कसा।
तो ये कविता भी आपको शायद पसंद आ सकती है। ये कविता कहाँ पे है? मराठीरंग.com, यहाँ पे जाओ, सर्च करो चांदोबा, तो आपको वहाँ पे ये कविता दिखाई देगी। पूरी कविता है, अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत पसंद आएगी, तो ज़रूर जाके देखना। चांद के साथ साथ हमने क्या क्या किया है वो भी देखेंगे, है ना। ये जो बच्चे हैं वो चंदा मामा को नीचे से बुला रहे हैं उनके साथ खेलने के लिए, तो बहुत ही अच्छी कविता है, जाके ज़रूर पढ़ना। ओके, तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।